हेलो एवरीवन, ये हमारा डेप्रिसिएशन का सेकंड क्लास है। ठीक है। मैंने एक चीज़ देखा कि हमारे बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का जो अलग अकाउंट बनता है ना, एक होता है कि उसी मशीनरी अकाउंट या कोई भी एसेट अकाउंट, उसी में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एक दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग होता है कि हम लोग अलग से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। उस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं है अपने बुक में। तो मैं क्या करूँगा कि अपने पास जो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल नंबर 3 है उसको मैं उस तरीक़े से सॉल्व करूँगा। हालांकि अगर आप बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे कि बुक में जो क्वेश्चन है उसमें नॉर्मल करने बोला है, उसमें प्रोविज़न का कोई बात नहीं किया है ना। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए जब आप होमवर्क घर में करोगे तब आप नॉर्मल क्वेश्चन जैसे बुक में दिया है क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर लेना। लेकिन मैं जानबूझ के उसको प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन मान के सॉल्व करूँगा ताकि आप लोग को उसका भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना। तो वहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं। प्रैक्टिकल नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो प्रैक्टिकल नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। बोलते हैं LG ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स फॉर 45 लाख। तो 1/4/2014 को, मैं बस एक क्वेश्चन का ऐसे इन्फॉर्मेशन लिखा हूँ ताकि एक बार समझ में आ जाए। 1/4/2014 को ख़रीदा 10 ट्रक्स, 10 ट्रक ख़रीदा 45 लाख ईच। तो मतलब टोटल हो गया 4 करोड़ 50 लाख, है ना, 4.5 करोड़ का है ना। ऑन October 1, 2016, 1 October 2016, वन ऑफ द ट्रक इज़ इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। अभी क्या होगा ना, ये लिख लूँगा तो मुझे वापस क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सारा सीनैरियो मेरे सामने होगा, है ना। ये बड़ा क्वेश्चन कोई भी आपके सामने दिखता है ना, तो इसका एक बेस्ट मेथड यही होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो उसका सीनैरियो लिख लो। अगर आपके माइंड मैप में रहता है कि क्वेश्चन में पढ़ूंगा तो दिमाग में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है ना। नॉर्मली ये बेटर रहता है। एंड इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है। 27 लाख इज़ रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम अपना किया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमको क्लेम दे दिया 27 लाख रुपए का। चलो अच्छी बात है। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज़ परचेज। सेम डे को दूसरा ट्रक खरीद लेता है फॉर 50 लैक्स। ठीक है ना। सेम डे को दूसरा ट्रक खरीद लिया 50 लैक्स का। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। अब सिर्फ 20% देखोगे तो क्या लगेगा, WDV, लेकिन पूरा पढ़ो ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। मतलब 20% तो है लेकिन SLM बेसिस है, ध्यान रखना। द कंपनी ऑब्जर्व्स द कैलेंडर ईयर। अच्छा, मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं लोग, फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं करता है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। और गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग। अब देखो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं समझेगा उसके लिए क्वेश्चन ख़त्म, ज़ीरो हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 2 years एंडिंग 2017, मतलब 31 दिसंबर 2017। 2 साल एंडिंग 2017, मतलब ये लोग एक चाह रहा है हम लोग 2017 का बनाए और एक ये लोग चाह रहा है हम लोग 2016 का बनाए। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखो पहले। 2 years एंडिंग 31 दिसंबर 2017, मतलब एक तो 2017 का बनाना है और 2 years का बनाना है, मतलब एक 2016 का भी बनाना पड़ेगा आपको। मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 14 से, नहीं बनाना है आपको 2014। 2015 नहीं बनाना है आपको, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करना है 2016 से। मतलब ये किस जैसा क्वेश्चन हो गया, वो सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड था ना, वहाँ पे 2010 का स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन था लेकिन हम लोग को बनाना था 2015 का। तो यहाँ पे भी अपने को जो ओपनिंग बुक वैल्यू है 1 जनवरी 2016 को जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम लोग को वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। बस यही इसमें एक अलग है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। मैं चाहता हूँ कि इसे बुक से दिखा दो क्योंकि ना इसके और एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो अगर मैं वो सॉल्व कराऊंगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए मेरे ख्याल से। ठीक है ना। तो ये मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ, मैंने समझा दिया सिनेरियो क्या है। ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आप होमवर्क आराम से कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, इसे इग्नोर करना, ये 3 है, ये पुराना बुक का 4 है, मतलब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें लिखना है अब ये एक ट्रक का निकाल रहा है। ठीक है ना। एक ट्रक का निकालोगे इंटू 10 करोगे तो 10 ट्रक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इन्होंने एक ट्रक का किया है। ठीक है ना, एक ट्रक का कैलकुलेशन किया है। बताओ एक ट्रक कितना में ख़रीदा था, 45 लैक्स में।
पहला साल का डिप्रिशिएशन कितना होगा? 45 लाख का 20%, लेकिन पहला साल कितना महीना यूज़ हुआ है? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, है ना। ईयर एंड कब होता है? दिसंबर तक। ये फॉलो होता है जनवरी टू दिसंबर। तो यहाँ पे डिप्रिशिएशन लगेगा 9 महीना का। देखना कितना आता है। 6,75,000 माइनस हुआ। अब यहाँ का डिप्रिशिएशन कितना होगा? ये कौन सा मेथड है? SLM मेथड है। अपने को उससे मतलब नहीं है, सीधा क्या करना है? 45 लाख इंटू 20%। ये क्या निकल के आ गया? कौन सा बैलेंस निकला? ये 1/4/2016 ये बैलेंस निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये 1/4/2016 सॉरी 1/1 होगा ना, सॉरी 1/1/2016 का बैलेंस निकल गया, ठीक है ना। तो यहीं से अपने को स्टार्ट करना है। तो जब मैं अकाउंट बनाऊंगा, मैं एक रफ में अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, हालांकि यहाँ बनाया हुआ है। ये मैं नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना। मैं प्रोविजन वाला सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, मैंने बोला है तो मैं सिखाऊंगा। ये ट्रक अकाउंट, तो 1/1/16 से चालू करना है एज़ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 बैंक आएगा या 2 बैलेंस BD आएगा? 2 बैलेंस BD आएगा। और ये बैलेंस BALNC पूरा लिखना। ये एक ट्रक का बैलेंस है। 10 ट्रक का कितना हो जाएगा? 2,92,50,000। एक जीरो ऐड हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। तो 29,25,000 का इंटू 10, ये 10 ट्रक का वैल्यू आ गया। अब बताओ एक्सीडेंट कब हुआ है? एक्सीडेंट उन्हें बोला 1/10/2016 को, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग? 1/10/2010 का बैलेंस निकालो, 1/10/2016 का डिप्रिशिएशन निकाल लो। तो यहाँ लिखेंगे बाई डिप्रिशिएशन कितना निकलता है? 45 लाख का 20% 9 महीना का कितना आएगा? 6,75,000। तो यहाँ आ जाएगा 6,75,000, ठीक है ना। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा कितना दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा कितना दिया? 27 लाख। तो हम लोग उसी डेट को लिखेंगे बाई बैंक 27 लाख। अब देखो, अगर मैं एक ही ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है ना, अब ये ट्रक जो डिस्ट्रॉय हुआ है, इसका प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा अपने को कि इंश्योरेंस का क्लेम कम मिला या ज़्यादा मिला। तो 29,25,000 इसका वैल्यू था, माइनस 6,75,000 इसका डिप्रिशिएशन हो गया 9 महीना का। इसका वैल्यू कितना बचा? 22,50,000। कंपनी कितना दे रही है? 27 लाख। तो क्या हो गया? प्रॉफिट। तो मैं सेम 1 अक्टूबर को लिखूँगा टू प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, टू प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। या फिर आप लोग का आदत होता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखने का, ब्रैकेट में लिखोगे प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, लिख लो। लेकिन बेटर रहता है ये लिखना। यहाँ पे भी जब लॉस होता है ना, तो बेटर रहता है बाई लॉस ऑन सेल लिखना। बाई लॉस ऑन सेल आप लोग क्या करते होगे? बाई PL लिख देते होगे डायरेक्टली, है ना। तो वो क्यों गलत है या क्यों नहीं लिखना चाहिए बाई PL, ये मैं आपको सिखाऊंगा इंटरमीडिएट में, है ना। इंटरमीडिएट में अगर अपनी मुलाकात हुई तो मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम लोग पढ़ेंगे उसको। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हालांकि आपने कर रखा होगा, सिंगल एंट्री चैप्टर, है ना। क्लास 11 में आपने सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर पढ़ा होगा। तो वहाँ पे होता है ना, कई सारा लेजर बनाना पड़ता है। तो वहीं पे अपने सीखेंगे कि टू PL या बाई PL लिखने से अच्छा टू प्रॉफिट या बाई लॉस लिखना क्यों बेटर रहता है, ठीक है ना। तो कुछ तो छोड़ दें बात के लिए। तो एक ट्रक चला गया, सेम डे को एक नया ट्रक खरीदा, तो 2 बैंक, ठीक है ना। ये 4.5 लाख रुपये आ गया। इसी का कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है ना, यही कैलकुलेशन दिखाया हुआ है। देखो यहाँ तक का जो कैलकुलेशन था, ये फर्स्ट एंट्री करने में काम आ गया, और वही कैलकुलेशन को इन्होंने आगे लेके चला, ये लोग आगे लेके चले गए, और वो जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ उसका कैलकुलेशन भी यहीं पे कर लिया, है ना। तो बहुत अच्छा है, एक ही में हो गया सारा काम। यहीं पे निकालिए प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, और यहाँ से आपको ये पता भी चल गया, बुक वैल्यू भी पता चल गया, रिटर्न डाउन वैल्यू भी पता चल गया ट्रक का। तो इस हिसाब से आपको 2 साल का अकाउंट करना है। 2016 का बना लेना, है ना। अब ये मशीन खरीदा आपने, ये ट्रक खरीदा, तो अब से क्या होगा? जो 9 ट्रक का डिप्रिशिएशन होता है वो निकलेगा। अब देख लो यहाँ पे मैं डिप्रिशिएशन आपको ये निकाल के बता देता हूँ, है ना। ये नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। ये डिप्रिशिएशन कैसे आया है वो भी बता देता हूँ। इसके लिए ना मेरे ख्याल से आपको एक वर्किंग नोट दिखाना चाहिए, इन्होंने नहीं दिखा रखा है, और इन्होंने एक डेट भी गलती लिखा है। ये डेट होगा December 31 दिसंबर होगा, इन्होंने ये डेट भी गलती लिखा है ना। तो यहाँ पे डिप्रिशिएशन कैसा होगा ये लिखना चाहो तो लिख लो। 45 लाख का 9 ट्रक है, इस पे होगा डिप्रिशिएशन 20%। उसका तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया ना, ये वाला एक ट्रक का तो हमने ऑलरेडी करके हटा दिया, बचा 9 ट्रक। 45 लाख का 9 ट्रक है, 20% का डिप्रिशिएशन होगा। तो 45 लाख का 9 ट्रक इंटू 20%, 81 लाख, ठीक है ना।
प्लस 50 लाख का एक और ट्रक आपने ख़रीदा, एक ही ट्रक ख़रीदा है, 20% डिप्रिसिएशन उस पर भी लगेगा, लेकिन वो सिर्फ लगेगा 3 महीने के लिए, क्योंकि आपने वो कब ख़रीदा है, 1 अक्टूबर को, तो 3 महीने के लिए लगेगा। तो 50 लाख का 20% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 11.5 लाख, और पहले कितना था 81 लाख, तो ये हो जाएगा 83,50,000। देख लो 83,50,000 मैच हो रहा है। फिर बैलेंस शीट आ जाएगा, फिर अगले साल फिर क्या होगा, अब कितना पे लगेगा, अब वही होगा 50 लाख का 20%। ये वाला डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी लिखना चाहो तो लिख लो। 45 लाख का 9 ट्रक 20% 81 लैक्स, प्लस 50 लाख का 20% एक ट्रक का, ये हो गया 10 लाख। तो 81 + 10 91 लैक्स। ये है कैलकुलेशन, थोड़ा दिक्कत आ सकता था मेरे को जो लगा, इसलिए मैंने दिखा दिया ये कैसे करना है। बाकी ये मैंने प्रोविज़न वाला चीज़ यहाँ पे दिखाया नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही मैंने किया है, बस ये कैलकुलेशन कैसे किया है वो बता दिया मैंने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 गुड क्वेश्चन। प्रैक्टिकल नंबर 2, हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं प्रैक्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करूं, क्योंकि वही एक मेन क्वेश्चन है जो जिसके लिए मुझे आज क्लास कराना पड़ रहा है एक्चुअली, नहीं तो ये चैप्टर एक दिन का भी मुश्किल से है। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा है, करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं मशीन अकाउंट ऑफ फैक्ट्री सोल्ड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख ऑन 1 जनवरी 2015। इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। बोलते 1 जनवरी 2015 को ऑलरेडी फैक्ट्री का जो मशीनरी अकाउंट है उसमें बैलेंस पड़ा है 19 लाख का, मतलब ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ये कोई पुराना मशीनरी है। ठीक है ना। इट्स अकाउंट्स वर मेड अप टू 31 दिसंबर, तो ये भी कैलेंडर ईयर फॉलो करता है। डिप्रिशिएशन इज रिटन ऑफ एट द रेट ऑफ 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब WDV एट द रेट ऑफ 10%, ये है डिप्रिशिएशन मेथड यहाँ पे। चलो WDV का क्वेश्चन भी आ गया। ऑन 1 जून 2015, 1/6/2015 को क्या हुआ, एक नया मशीन ख़रीदा हमने, न्यू मशीन परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2,80,000, और उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा 8,920 का, तो वो भी ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2,89,920, 2,88,000 है ना, 2,88,920। इतना का नया मशीन हमने ख़रीदा 1 जून 2015 को, ध्यान देना। एंड ऑन द सेम डेट, अच्छा ऑन द सेम डेट, अच्छा इंस्टॉलेशन सेम डेट को किया, सॉरी। ऑन 1 जून 2015 अ मशीनरी विच हैड कॉस्ट 4,37,400, बता उसी दिन क्या हुआ, फिर से एक मशीन जिसका कॉस्ट था 4,37,400, कब का कॉस्ट बता रहा है ये कॉस्ट बता रहा है 1 जनवरी 2013 को। ठीक है, वह सोल्ड फॉर 75,000। अब इसके लिए तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा। अगर ये बड़ा क्वेश्चन होता तो हमने क्या किया है, अब आप लोगों ने कैसा सीखा मेरे को पता नहीं है 11 में आपने कैसे सीखा है। मैं जब कराता हूँ तो क्या करता हूँ, जैसे कोई पार्ट अगर सेल होता है तो मैं उसको पहले से अलग करके चलता हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग से इसको अलग करके चलता, फिर इतने का मशीन को अलग रखता, ये इसको मशीन 1 या मशीन 2 बोल के इतने के कॉस्ट का मशीन को अलग रख के चलता मैं। कभी ऐसा होता है ना क्वेश्चन में 1/3 ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन दिस डेट, तो उसको मैं पहले से 1/3 को अलग करके चलता हूँ, तो उसमें कैलकुलेशन बड़ा ईजी हो जाता है। इसके लिए आपको वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन 2015 से स्टार्ट हो रहा है और आपको बोला है आपने ख़रीदा था 2013 में, तो आपको डिप्रिशिएशन वगैरह करके देखना पड़ेगा कि 1/6/2015 जिस दिन ये मशीन सेल हो रहा है उस दिन इसका वैल्यू है कितना, तभी पता चलेगा कि प्रॉफिट लॉस कुछ हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये समझ में आ रहा है अभी तक। अनदर मशीन विच इज़ कॉस्ट 4,37,000, बोलता है और एक मशीन का बात कर रहा है जिसका कॉस्ट था 4,37,000। कब का बात कर रहा है ये बात कर रहा है 1 जनवरी 2014 का, है ना। अलग अलग कहानी बता रहे, क्वेश्चन को बड़ा कर रहा है और कुछ नहीं, आपका कंसेप्ट देख रहे हैं कितना क्लियर है। वह स्क्रैप्ड ऑन द सेम डेट, बस स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप करते ना, बोलते हैं ना कबाड़ियाँ बेच देना या फिर हटा देना, यार स्क्रैप अभी कुछ पैसा नहीं बोला है अगर, एंड इट रियलाइज नथिंग, बस हटा दिया, बस शुक्र बनाओ कि खर्चा नहीं लगा हटाने में। या फिर उन्होंने बोला भैया लोहा का दाम, आप बेचने गए, आपने एक दिन को बुलाया कबाड़ी वाले को, भैया ये ले जाओ कितने रुपए दोगे, बोलता भैया रुपया तो दूंगा नहीं, मैं लूँगा पैसा आपसे, ये कबाड़ी हटाने का पैसा लूँगा, है ना, कुछ भी नहीं बचा। तो बोलता एक काम कर, मैं तेरे से लोहा का दाम भी नहीं मांग रहा हूँ, तू ले जा इसे,
ना मैं तेरे को कुछ चार्जेस दूंगा उठाने का, ना तू मेरे को कोई पैसा देना। तो ये उस टाइप से उठ गया पैसा, स्क्रैप। स्क्रैप में जब पैसा नहीं उठता ना, उसका मतलब यही है कि ऐसा हालत था कि उसमें मतलब वो ले जाएगा उतना, जितना खर्चा उसका लगेगा उतना में वो बेच पाएगा या थोड़ा बहुत वो कमा पाएगा। आपको अगर वो कुछ पैसा देगा तो उसका नुकसान ही है ले जाने में। तो उस केस में वो लोग ऐसे ही ले जाते हैं सामान, हम लोग को देना भी पड़ जाता है कि यार ऐसे ही जगह ब्लॉक कर रहा है, ले जा, ठीक है ना। तो ये हो गया स्क्रैप, और इससे कुछ भी पैसा नहीं मिला, नील वैल्यू, ठीक है ना। ये भी कब हो रहा है? 1/6/15 को ही हो रहा होगा, कोई डेट नहीं बोला है तो। राइट अ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2015। देखो अकाउंट भी हम लोग को 2015 का बनाने बोल रहे हैं। अलाउिंग द सेम रेट ऑफ डिप्रिशिएशन एज इन द पास्ट कैलकुलेटिंग डिप्रिशिएशन। बोलता है पहले भी आपने वही रेट फॉलो किया हुआ है। बोलता है इन द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ अ रुपी। बोलता है राउंड ऑफ कर लेना डिप्रिशिएशन को, और पिछले साल भी आपका जब से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन तब से आपका रेट यही था। बोलता है आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं ये चेंज कर रहा हूँ कि मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लास्ट में लिख लो, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। मैं हालांकि प्रैक्टिकल नंबर 1 में भी मुझे सिखाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले से सीखो कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन में क्या अंतर होता है, तब जाके प्रैक्टिकल 1 और इजी हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो प्रैक्टिकल 1 में अचानक से दो चीज़ नया आ जाएगा, उसमें और भी चीज़ है। एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन भी है, एक डिस्पोजल अकाउंट भी है। तो मैं नहीं चाहता कि एक ही क्वेश्चन में दो नया कंसेप्ट सिखाऊँ मैं। पहले एक कंसेप्ट यहाँ सिखा देता हूँ मैं, फिर ये आपके लिए पुराना कंसेप्ट हो जाएगा फिर, है ना। ऑलरेडी आप लोग सीख भी रखे हो क्लास 11 में। और एक नया कंसेप्ट डिस्पोजल अकाउंट वाला, ये भी कईयों ने क्लास 11 में कर रखा है। हालांकि मैं तो 11 में पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये 11 का ही सिलेबस में है। अब किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, उपाय नहीं है, ऐसे भी मुझे पढ़ाना ही है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट भी बोलते हैं इसको, या डेप्रिशिएशन प्रोविज़न अकाउंट भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो आपको 2 अकाउंट बनाना है। ये मेरा अलग से रिक्वायरमेंट मैंने दिया है, हालांकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना था, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। अगर मैं इस टाइप से सॉल्व करता हूँ ना, एक प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को इसमें, लेकिन इसमें भी ये ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको ना WDV दिया हुआ है, रिटन डाउन वैल्यू दिया हुआ है मशीन का। और अगर मैं अलग अलग करके चलूँगा तो मुझे मशीन चाहिएगा एट कॉस्ट, कितने दाम में आपने ख़रीदा था वो चाहिएगा, और आज तक मतलब 2015 तक इस पर कितना डिप्रिशिएशन लगा है वो चाहिएगा। तो वो हमारे पास नहीं है इस क्वेश्चन में, सॉरी, नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है वैसा, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। पिछले क्वेश्चन में मैं करता तो भी दिक्कत नहीं था, मैं इस क्वेश्चन में कर सकता था 3 में। 3 आप लोग ट्राई करना, हालांकि मुझे पता है आपने किया होगा। मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन भी भेज दूंगा प्रोविज़न वाला, है ना, प्रैक्टिकल 1 में तो करेंगे। लेकिन सॉरी, इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें हमारे पास डेटा सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मुझे रिटन डाउन वैल्यू पता है ना, मुझे अलग से कॉस्ट और अलग से डिप्रिशिएशन नहीं पता। तो मैं इसमें क्वेश्चन 2 में ये नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। 3 में हो सकता था, लेकिन 3 में हमने नहीं किया, हालांकि क्योंकि 3 मैंने पूरा ही समझा दिया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मली सॉल्व करते हैं, मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। मशीनरी अकाउंट ही बनेगा उसमें। मशीनरी अकाउंट क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे पहला डेट जो आपको दिया हुआ है वो है 1 जून 2000, नहीं स्टार्ट करना है पहले 1 जनवरी 2015 टू बैलेंस BD। 19 लाख का बैलेंस दिया हुआ है मशीन का। फॉर्मेट आप लोग ध्यान रखना, डेबिट क्रेडिट भी लिखना है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। फोलियो नहीं बनाओगे दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ बना लेना, फॉर्मेट ज़रूर बनाना, ऐसे करके मत आना एग्ज़ाम में। इनफैक्ट कॉपी में भी ऐसे प्रैक्टिस मत करो, नहीं तो आदत यही लग जाएगी फिर, ठीक है। अच्छा, और क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बोला कि एक मशीन एक्वायर किया है, ठीक है ना। तो एक्वायर करने वाला एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले नया मशीन ख़रीदा है 1 जून 2015 को, तो टू बैंक 2,80,000 का मशीन है, 8920 का इंस्टॉलेशन है, तो ये हो जाएगा 2,88,920, ठीक है ना। जर्नल एंट्री क्या होता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें आप बोलोगे भैया कैश क्यों नहीं लिखते हैं?
कैश भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हम लोग जब मशीन कार ये सब खरीदते हैं ना, तो चेक में पेमेंट देते हैं या बैंक से पेमेंट देते हैं, ठीक है ना। अब चाहो तो कैश लिख सकते हो, लेकिन ये बड़ा ट्रांजेक्शन वगैरह है, इसलिए इसमें हम लोग बैंक यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नहीं तो अब कितने जन को तो डाउट ही नहीं आता भैया बैंक क्यों लिखा, कैश क्यों नहीं लिखा, है ना। कहीं बोला तो नहीं था भैया चेक में ख़रीदा है, फिर आपने बैंक क्यों लिखा। तो ठीक है, नहीं डाउट आ रहा है तो डाउट रेज करना मेरा काम है, ठीक है ना। वाई क्वेश्चन पूछना तो मेरा ही काम है लगता है, आंसर भी मैं ही दूंगा, क्वेश्चन भी मैं ही पूछूंगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है, पहला वाला मशीन सेल हो रहा है 75,000 में, तो मैं लिखूंगा बाई बैंक 75,000। अब इस पर हमें निकालना पड़ेगा सेम डेट को बाई डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन निकलेगा तो पता चलेगा कि इस पर प्रॉफिट या लॉस कुछ हुआ है क्या। तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट 1, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, है ना। इससे डेप्रिसिएशन में निकल जाएगा। सबसे पहले होगा ओरिजिनल कॉस्ट या फिर परचेस कॉस्ट एज ऑन 1/1/2013। कितने में ख़रीदा था इसको, 4,37,400। फिर इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा, डिप्रिसिएशन फॉर 2013 का डिप्रिसिएशन कितना होगा एट द रेट ऑफ 10%, 43,740। ये निकल जाएगा WDV, है ना। मैंने बताया था ना WDV, अगर ये SLM मेथड होता तो भी मैं WDV लिखता, या फिर आप लिख सकते हो बुक वैल्यू एज ऑन 1/1/2014। कितना हो रहा है, 3,93,660। फिर मैं चार्ज करूँगा डिप्रिसिएशन फॉर 2014 एट द रेट ऑफ 10%। अब रिटन डाउन वैल्यू है 39366। ये आ जाएगा बुक वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1/1/2015, ठीक है। 354,294। अब सेल किस दिन हुआ ये सेल हुआ है 1 जून को। ध्यान देना 1 जून को बोला है, 30 जून नहीं बोला है। स्टूडेंट लोग यहाँ पे गलती करके आते हैं, 6 महीने का निकाल लेते हैं। लेस डिप्रिसिएशन फॉर 2015 जनवरी टू मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई। 1 जून बोला है, 5 महीना का चार्ज होगा, 5 मंथ्स। कैसे निकलेगा, 3,54,294 इंटू 10% इंटू 5/12। कैलकुलेशन दिखा देना, है ना, कुछ टाइम नहीं लगेगा। इंटू 10% इंटू 5/12, ये आ गया 147,623, है ना, 623। अब क्वेश्चन ने, एक मिनट, क्वेश्चन 623 है ना, नहीं एक मिनट, 14762, अच्छा सॉरी, पॉइंट में 14,762, ठीक है, 14762। तो डिप्रिसिएशन पता चल गया अपने को, तो यहाँ लिखो वर्किंग नोट 1 14762। कितना बचा वैल्यू इसका, तो यहाँ पे आएगा बुक वैल्यू एज ऑन 1/6/2015। जिस दिन सेल हुआ उस दिन इसका वैल्यू कितना था, 4760। इसका वैल्यू था 3,39,532 लेस सेल वैल्यू, ठीक है ना। कितना है, कितना में बेचा हमने, 75,000 में बेच दिया। अरे नुकसान हो गया है, तो देयरफॉर लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हो गया, 2,64,532 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेम डेट को बाई लॉस ऑन सेल, है ना। ब्रैकेट में चाहो आप लोग PL लिख लो, या फिर कई लोग का आदत रहता है बाई PL लिखने का, तो वो भी एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको भी नहीं पता होता कि ये रॉन्ग है या राइट है, तो वो दे देता मार्क्स, है ना। हालांकि बेटर रहता है बाई लॉस ऑन सेल लिखना। 264,532, क्लियर है। ये था वर्किंग नोट 1। अब मैं आता हूँ वर्किंग नोट 2 में। क्यों, क्योंकि एक मशीन और स्क्रैप हुआ है, लेकिन ये सेल नहीं हुआ है, सिर्फ स्क्रैप हुआ है ना। तो इस पे 1/6/2015 सेम डेट को
डिप्रिसिएशन चार्ज होगा उसका, और उस पर प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस ही हो सकता है। अगर लॉस हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि जितना उसका वैल्यू है, अगर वो पूरा डिप्रिशिएट हो गया तो ज़ीरो लॉस, और कम डिप्रिशिएट हो तो लॉस आ सकता है। प्रॉफिट तो आएगा नहीं यहाँ पे आई गेस, है ना, कि ज़्यादा डिप्रिशिएट आई गेस क्या हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली जितना वैल्यू है उससे ज़्यादा डिप्रिशिएट होगा नहीं, कुछ पैसा तो आ नहीं रहा अपने पास, तो या तो लॉस होगा या फिर ज़ीरो आएगा। अगर पूरा डिप्रिशिएट हो गया तो ज़ीरो लॉस। तो कॉस्ट एज ऑन 1/1/2014 दिया हुआ है इसका 4,37,000 है ना, लेस डिप्रिशिएशन फॉर 2014 43,700, 10% ये डायरेक्टली हो जाएगा। $3,93,300 ये आ गया बुक वैल्यू या फिर WDV एज ऑन 1/1/2015। ये सब तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे अलग से अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 19 लाख में इंक्लूडेड है ना, तो ढूंढना नहीं था अपने को इस क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जो दिखाया प्रैक्टिकल 3, उसमें अपने को ढूंढना था ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो हमने निकाला पहले बैलेंस की 2,92 लाख समथिंग आएगा 10 ट्रक का। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको ओपनिंग ऑलरेडी 19 लाख पता था, बस आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ये सब झमेला करना पड़ रहा है। लेस डिप्रिशिएशन फॉर 5 मंथ्स है ना, जनवरी टू मई 3,93,300 का 10% 5 महीना का। ये जो डेट में गलती करेगा तो दिक्कत हो जाएगा इसको, क्योंकि मई कोई जनरली देखते हैं जून, तो जून सोचता है कि 6 महीना, लेकिन 1 जून दिया हुआ है इन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। तो 16,388 राउंड ऑफ करने बोला था ना, तो डिप्रिशिएशन आ गया 16,388 करंट ईयर का, 2015 का 5 महीना का डिप्रिशिएशन, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में वर्किंग नोट 2, और इससे लॉस आएगा क्योंकि ये पूरा ही लॉस है ना, स्क्रैप हो गया। तो WDV एज ऑन 1/6/15, जिस दिन ये स्क्रैप करना पड़ा, अब किसी कारण से स्क्रैप करना पड़ गया होगा, 3,93,300 माइनस 16,388, 3,76,912, इतना का लॉस हो गया। तो बाई लॉस ऑन स्क्रैप, वर्किंग नोट 2, 3,76,912। तो ये क्या हो गया, 19 लाख में से 2 मशीन बिका, ये वाला, एक ये वैल्यू गया और एक ये वैल्यू गया। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, 19 लाख में से कौन सा वैल्यू गया, एक ये वाला वैल्यू चला गया, इतना कॉस्ट था वो वाला वैल्यू चला गया, और एक ये वाला वैल्यू चला गया। स्टूडेंट्स यहाँ भी गलती करते हैं, ध्यान नहीं देते, वो लोग सोचते हैं ये वाला वैल्यू चला गया, ये वाला वैल्यू चला गया, नहीं। आप 2015 का अकाउंट्स कर रहे हो ना, 2015 में 19 लाख जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें कितना वैल्यू इंक्लूडेड है, ये वाला वैल्यू इंक्लूडेड है और ये वाला वैल्यू इंक्लूडेड है, वैल्यू एज ऑन 1/1/15, ये वाला वैल्यू इंक्लूडेड है, तो ये वाला एसेट बिका है, ठीक है ना। अब आपको डिप्रिशिएशन निकालना है करंट ईयर का, 31/12/15 का बाय डिप्रिशिएशन, ये है करंट ईयर का डिप्रिशिएशन, ठीक है ना। अगर इसमें प्रोविज़न बना पाता तो क्या होता है, ये सारा डिप्रिशिएशन उठ के कहाँ चला जाता, प्रोविज़न अकाउंट में चला जाता, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग था नहीं, मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट मेरे पास सारा था नहीं, है ना। ये 2 का तो था ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन पूरा सारा मशीन का था नहीं, तो मैं नहीं कर पाया वो चीज़ इस क्वेश्चन में। तो ये डिप्रिशिएशन आएगा पूरा साल का, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट 3, बाकी लास्ट में आ जाएगा बाई बैलेंस CD, और जगह स्पेस आपके पास बचे तो मैंने आपको बताया हुआ कि 2 बैलेंस BD करके छोड़ना कोई भी लेजर को, तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, जो लास्ट में वैल्यू बचेगा वो बच जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको निकालना है डिप्रिशिएशन करंट ईयर का, इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिशिएशन फॉर द ईयर 2015, पूरा साल का डिप्रिशिएशन कितना होगा, जो हमने चार्ज कर दिया वो तो चला गया, जो बाकी बचा हुआ है उसका। सबसे पहले वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑन 1/1/2015, 19 लाख का मशीनरी आपके पास ऑलरेडी है। इसमें से क्या होगा, 2 मशीनरी चला गया, लेस
WDV ऑफ मशीन सोल्ड, कौन सा वैल्यू हटाना है अपने को? जो वैल्यू हमें अभी निकाला था, है ना, सोल्ड वाला का कितना वैल्यू था? 354294, क्योंकि उसका डिप्रिशिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। आप बोलोगे भैया ये तो इस दिन बिका था ना, 1 जून को, तो आप ये वाला वैल्यू क्यों नहीं हटा रहे हो? देखो ये डिप्रिशिएशन मैंने ऑलरेडी चार्ज कर दिया है बुक्स में, है ना, तो ये वैल्यू को आपको हटाना है। जो वैल्यू यहाँ इंक्लूडेड है उसे हटाना है, क्योंकि ये बिक चुका है। यहाँ सेल का एंट्री करने का मतलब ही क्या होता है? मशीन आया तो डेबिट, मशीन गया तो क्रेडिट। तो जितना यहाँ पे इंक्लूडेड आपको हटाना है, इसका डिप्रिशिएशन आपने ऑलरेडी हटा दिया है, ठीक है। तो और क्या है? WDV ऑफ मशीन स्क्रैप्ड, मशीन जो आपने स्क्रैप किया उसका वैल्यू कितना था? 3,93,300, और जो आपने सेल किया उसका 354,294, 354,294, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा? जो साल भर आपका मशीनरी जो यूज़ हुआ है, जो मशीन सेल हो गया, स्क्रैप हो गया, उसका डिप्रिशिएशन तो ऑलरेडी चार्ज हो गया ना। वैल्यू ऑफ मशीनरी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। आप बोलोगे भैया ये सब भी तो यूज़ हुआ था, चलो लिख देता हूँ, अदर देन सोल्ड एंड स्क्रैप्ड मशीन। अब ठीक है? हाँ भैया अब ठीक है, ठीक है। सोल्ड एंड स्क्रैप को अलग से हमने देख लिया, अलग से उसका डिप्रिशिएशन चार्ज कर लिया। अब जो बाकी मशीन जो साल भर यूज़ हुआ था उसका वैल्यू कितना है? 19 लाख माइनस 354,294, क्योंकि देखो ये भी 1,115 का वैल्यू है, तो यहाँ से भी जो आप हटाओगे वो भी 1,115 का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि उसको आप अलग से देख लिया आपने, इसका डिप्रिशिएशन अलग से आपने निकाल लिया है। 11,52,406, 1152,406। अब कोई नया मशीन आपने ख़रीदा है क्या? हाँ वो भी ख़रीदा है। तो पहले इस पर निकालो डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 1,15,241 241, है ना। बुक में शायद 40 किया हुआ है, तो आप 41 बेटर रहेगा। देखो 240.6 है ना, तो 41 आना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड डिप्रिशिएशन ऑन न्यू मशीन कितना होगा? कितना में ख़रीदा था हमने? 288,920। इस पे लगेगा 10%। कितना महीना के लिए? 1 जून के लिए ख़रीदा था ना, तो जून से लेके दिसंबर, 7 महीना। मंथ्स का कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 जून से 31 दिसंबर, 7 महीना। $168,541 प्लस 115,241 टोटल डिप्रिशिएशन, टोटल या फिर ग्रॉस डिप्रिशिएशन लिख लो, एक ही बात है। 1,32,095। बुक का आंसर 1,32,094 है, जबकि देखो यहाँ पे देखो 40.6 आएगा तो 41 आना चाहिए ना। अब बुक का आंसर ज़बरदस्ती तो मिला नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई डिप्रिशिएशन में 1,32,095। अब देख लो टोटल कितना आ रहा है, 19,21,88,920, 21,88,920 माइनस 75,000, 264,532, 163,888, 376,912, 132,095। कितना बचा? 13,09,231। बुक का आंसर 232 है, क्योंकि इनका डिप्रिशिएशन का अमाउंट 1 रुपये का फ़र्क है। तो ये है सोल्यूशन। तो इसमें सावधानी आपको रखनी है। यहाँ पे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, माइनस करते टाइम कभी इसको माइनस कर देते हैं, कोई बोलता है ये माइनस हो जाएगा, तो गलती वहाँ पे हो जाता है। तो वो सब चीज़ में अगर आप ध्यान रखोगे, कंसेप्चुअली सोचोगे, तो गलती नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अपने को करना है प्रैक्टिकल 1, जिसमें मुझे आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन चाहिए, है ना, क्योंकि ये सबसे अलग क्वेश्चन है जो आपने कभी 11 में नहीं किया होगा, है ना। काफ़ी अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या है। पहला तो क्वेश्चन का एक रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन का पहला लाइन ही गलत है, ठीक है। चलो फिर भी देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मैं पहले एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। एक अपने को फिक्स एसेट अकाउंट बनाना है,
तो ठीक है भैया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अपने को डेप्रीशिएशन प्रोविज़न अकाउंट बनाना है, तो मतलब वही एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन जिसे बोलते हैं या प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डेप्रीशिएशन आर चार्ज्ड सेपरेटली एंड ट्रीटेड एज प्रोविज़न, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन को यहाँ चार्ज नहीं करते हैं। डेप्रीशिएशन अगर ये बन गया तो इसकी वजह से क्या पता चला, डेप्रीशिएशन विल नॉट बी चार्ज्ड हेयर। अगर आपका प्रोविज़न अकाउंट अलग से बनता है, डेप्रीशिएशन प्रोविज़न अकाउंट अलग से बनता है, तो आपका डेप्रीशिएशन तो यहीं पे चार्ज होगा। तो फिर फिक्स एसेट अकाउंट जो है वहाँ पे डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा, वो बनेगा एट कॉस्ट। ये हमेशा कॉस्ट पे बनेगा, फिर मतलब हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, उसमें कोई डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा। टू बैंक, फिर बैलेंस सी डी बी डी वही चलता रहेगा। हाँ, अगर बिकेगा तो पूरा वैल्यू उठा के हटा देंगे वहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे काफ़ी चीज़ कंसेप्ट क्लियर भी होगा आपका, अगर कोई चीज़ में डाउट है तो। एक तीसरा अकाउंट बन रहा है यहाँ पे जिसको बोलते हैं डिस्पोजल अकाउंट, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं रहता, हालांकि 11 के बुक में है, ऐसा कोई बात नहीं है, 11 के बुक में भी है। डिस्पोजल अकाउंट का बात है, ये ऐसा है। डिस्पोजल मतलब क्या होता है, एसेट को हटाना, डिस्पोज ऑफ करना। तो चाहे कोई सेल हो, चाहे आप उसको स्क्रैप कर रहे हो, है ना, एनी वे ऑफ रिमूविंग एसेट, या फिर आप, मैं अच्छा लैंग्वेज में आप लिखोगे, चाहे किसी भी वे में, है ना, एसेट को अगर हम लोग डिस्पोज करें, एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल, चाहे वो सेल के थ्रू हो, चाहे वो स्क्रैप के थ्रू हो, एनी वे ऑफ रिमूविंग एसेट, मतलब किसी भी वे से आप अगर एसेट को हटा रहे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पोज, और उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा डिस्पोजल अकाउंट में। और अगर डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन होता है तो इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, है ना, बहुत सारा चीज़ चेंज होगा। अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन मैं बताऊंगा सबसे पहले, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप एक काम करना, मैं आपको एक PDF भेजाऊंगा, मैंने आपको ग्रुप में अलग से भेज दूंगा मैं, वो PDF में देख के फिक्स एसेट अकाउंट और प्रोविज़न अकाउंट ये वाला क्वेश्चन करना, कि सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट बनाना है तो क्या होता है वो हम लोग को पता है, जो अभी भी हमने बनाया। फिक्स एसेट के साथ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है, तो अकाउंटिंग कैसी होती है वो देखना है आपको, ठीक है ना। फिक्स एसेट अकाउंट और प्रोविज़न अकाउंट अगर अलग बनता है साथ साथ में, तो आपको क्या करना होता है, पहले ये देखो, इसका क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या करना है, फिक्स एसेट अकाउंट भी बनाना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, और एक डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। डिस्पोजल अकाउंट में क्या होता है, जितना भी सेल रिकॉर्ड करना है, जितना भी आपका स्क्रैप जा रहा है ना, कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है सेल या स्क्रैप करते टाइम, तो वो भी डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। डिस्पोजल नहीं बनता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, फिक्स एसेट अकाउंट में। डिस्पोजल अकाउंट अगर नहीं बनता है तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा, चाहे सेल करो स्क्रैप करो, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कहाँ रिकॉर्ड होगा, फिक्स एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। सिर्फ डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आपका डिस्पोजल अकाउंट बनता है तो आपका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। मैं इसमें आपको एक होमवर्क दे दूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन है जो होना चाहिए वो मैं करवाऊंगा। इसमें मैं आपको होमवर्क दूंगा कि अगर यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनता, अगर यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनता तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो आपको करना है, कि बिना डिस्पोजल अकाउंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं ऑलरेडी आपको दे रहा हूँ। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व प्रैक्टिकल 1 विदाउट डिस्पोजल अकाउंट, विदाउट डिस्पोजल अकाउंट, है ना। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये वाला प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया, है ना। तो मैं चेक भी कर लूँगा ये वाला, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन प्रैक्टिकल नंबर 1 देखो, प्रैक्टिकल नंबर 1 पे ध्यान दो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बोलता है फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट 31 दिसंबर 2015 दिया हुआ है ना। मैंने जो PDF भेजा उसमें ही 15 है, हालांकि मैंने ICI को भेजा हुआ था ये कि ये 14 होना चाहिए। अगर उन्होंने 14 कर दिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर नहीं किया हुआ है तो 14 कर देना इसे प्लीज़, ठीक है। तो एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोकन डाउन बाई ईयर ऑफ परचेज आर एस फॉर्स। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं
ये लोग बोलते हैं कि हमने आपको मशीनरी अकाउंट दे दिया है एट कॉस्ट, है ना। एट कॉस्ट कब बनता है पता है आपको? जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन होता है तब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनता है, ठीक है ना। दो मेथड होता है, या तो वो WDV पे मेंटेन होता है जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, जो मशीनरी अकाउंट अभी तक हम लोग बना रहे थे वो WDV पे मेंटेन हो रहा था। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एट कॉस्ट बनाने। एट कॉस्ट कब बनता है? जब आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अलग से मेंटेन करते हो, मतलब आप मशीनरी अकाउंट में डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, वो एज इट इज़ कॉस्ट पे रहता है। डिप्रिसिएशन अलग से एक अकाउंट में मेंटेन होता है, वो होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। और बैलेंस शीट में दिखाते टाइम भी फिर हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, एसेट का वैल्यू लिखते हैं, लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखते हैं और इसको बाहर ऐसे, है ना, एसेट का अमाउंट लिखते हैं, डिप्रिसिएशन लिखते हैं और बाहर मेन अमाउंट लिखते हैं। और ये प्रोविजन अकाउंट मेंटेन रहता है, क्रेडिट बैलेंस इसका जो प्रोविजन है ये मेंटेन रहता है ना। ये PL में तो अलग से डिप्रिसिएशन जो है वो PL में तो जाता ही है, लेकिन एक अलग से मेंटेन होता है, एसेट से नहीं घटाते हम लोग इसको, है ना। एसेट ऐसे एज इट इज़ रहता है, प्रोविजन एज इट इज़ रहता है, बस प्रेजेंटेशन के टाइम हम लोग ऐसे लेस करके दिखा देते हैं। क्लियर है? ये लोग बोलते हैं 1998 में हमने एक मशीन ख़रीदा था, या फिर जो भी प्लांट एंड मशीन ख़रीदा था, 2 लाख में ख़रीदा था, और उस पर ऑलरेडी डिप्रिसिएशन का बैलेंस देखो कितना है, 2 लाख। ये मैंने बनाया है, हालांकि आपको ये दिया हुआ नहीं होगा बुक में। आप चाहो तो एक ऐसा कॉलम बना लो, ये खुद के समझने के लिए एग्जाम में ऐसा आपको बनाना पड़ेगा तो जाके क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, मतलब आपने 2 लाख में ख़रीदा और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि देखो कितना पुराना है, 1998 का है, ऑलरेडी इस पर 2 लाख का प्रोविज़न बन चुका है। आज के दिन उसका बुक वैल्यू कितना है, उसका WDV कितना है, 0। 2 लाख का मशीन, 2 लाख डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका, वैल्यू कितना है, 0। 2004 में आपने मशीन ख़रीदा था 3 लाख में, उस पर भी 3 लाख का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है, वैल्यू कितना बचा, 0। 2005 में एक मशीन आपने ख़रीदा, अब ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने कटवाया क्यों है, 2014 क्यों किया है, ठीक है ना। 2005 में आपने ख़रीदा था 10 लाख में, उस पर डिप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है 9,50,000। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आपको टोटल डिप्रिसिएशन बताता है आज तक का, है ना, वो ट्रांसफ़र होते रहता है, बैलेंस CD डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, बैलेंस CD डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, बैलेंस CD, वो टनते जाता है, ठीक है। तो आज तक इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रखा है 9,50,000, तो 10 लाख का मशीन में 9,50,000 ऑलरेडी चार्ज हो सकता है, हो चुका है, तो कितना वैल्यू बचा हुआ है इसका, 50,000। वैसे ही देखो 7 लाख में इतना है तो 1,05,000 बचा हुआ है, इस टाइप से अलग अलग आपको दिया हुआ है, ये समझ में आ रहा है। तो टोटल एसेट का कॉस्ट है 30 लाख्स और इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 21,35,000। टोटल भी दिया हुआ है ताकि हम लोग अकाउंट में लिख सके टू बैलेंस BD और प्रोविजन में लिख सके बाई बैलेंस BD, ठीक है। डिप्रिसिएशन इज़ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, मतलब ये क्या है, SLM बेसिस पे चार्ज होता है 10%। क्लियर? इट इज़ द कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम दैट ऑल परचेज, ऑल सेल एंड ऑल डिस्पोजल ऑफ प्लांट अकर्ड ऑन 30 जून। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये कंपनी की पॉलिसी है, बोलता है चाहे कोई भी डेट रहे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द रिलेवेंट ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट ऑन विच दिस इवेंट्स अकर्ड। बोलता है किस डेट को, हमें से कोई मतलब नहीं है, कंपनी की पॉलिसी है। कंपनी बोलती है अगर कोई एसेट बिका तो 30 जून को बिका, अगर कोई एसेट आपने ख़रीदा तो 30 जून को ख़रीदा, अगर कोई एसेट को आपने स्क्रैप कर दिया, डिस्पोज कर दिया तो कब किया, 30 जून को किया, मतलब ईयर के बीच में। क्योंकि देखो यहाँ पे 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है ईयर, यहाँ पे भी सब देखो 2004 दिया हुआ है। अगर वैसा ईयर होता है ना मार्च वाला तो लिखते हैं 4-5 वैसे करके लिखा जाता है। तो यहाँ से भी हिंट मिल रहा है, यहाँ से भी हिंट मिल रहा है कि ये कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो बोलता है चाहे कुछ भी हो, कभी भी सेल परचेज हो, कोई भी डेट दिया हो, आपको मानना है 30 जून। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ करना है, नहीं तो इस पर डाउट फिर आप अक्टूबर में भी डाउट पूछेगा फिर मेरे को इसके बारे में। ड्यूरिंग 2015, अब देखो ये मैं क्यों यहाँ पे चेंज कराया मैंने, ड्यूरिंग 2015 ये सब कुछ हुआ है और आपको अकाउंट भी बनाने बोले 2015 का। अब बताओ 2015 अगर हम लोग को अकाउंट बनाना है तो ये लोग हम लोग को इन्फॉर्मेशन कब तक का देगा, 2014 तक का देगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन 31 दिसंबर 2015 तक का है, अगर मैं क्वेश्चन की बात मानूँ, अगर ये दिसंबर 2015 तक का इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें क्यों बनाने बोल रहे हो बताओ, बैक कैलकुलेशन करना चाहिए फिर हमें। लेकिन क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, ये 2014 का इन्फॉर्मेशन है आपके पास, 14 तक का आपका बैलेंस दिया हुआ है ना, 14 का लास्ट डेट का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब 15 का स्टार्टिंग हो गया, 31 दिसंबर 14 मतलब क्या हो गया, 1 जनवरी 15, एक ही बात है। और आपको 15 का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो 2015 में ये हुआ, 2015 का अकाउंट बनाओ। तो इसीलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन में गलती है। नए बुक में अगर करेक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बात सुन ली है मेरा, नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, सुनना तो पड़ेगा इनको,
है ना, आज नहीं तो कल चेंज करेंगे, जैसे बाकी चेंजेस लाए हैं तो वैसे ये भी चेंज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो जाती है इतने बड़े बुक बनाने में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2015 में क्या हुआ, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 15 लाख। 15 लाख का नया मशीन खरीदा, चलो अच्छी बात है। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2004, मतलब 2004 में जो हमने खरीदा था, 2004 में कितना का खरीदा था, 3 लाख का। मतलब 2004 में जो हमने खरीदा था 1,70,000 रुपये में। ऐसे कैसे भैया, 2004 में तो हमने 3 लाख का मशीन खरीदा था। पार्ट मशीन बिक सकता है ना, उसका आधा मशीन, उसका कुछ पार्ट बेच रहा है। अच्छा, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2004 फॉर 1,70,000। 2004 में 1,70,000 का मैंने जो मशीन खरीदा था, टोटल 3 लाख का खरीदा था, इसमें से 1,70,000 का मैंने जो मशीन खरीदा था वो स्क्रैप हो गया, कुछ वैल्यू नहीं दिया, मतलब ज़ीरो वैल्यू पे स्क्रैप हो गया, उठाया फेंक दिया। क्लियर। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2005, 2005 में आपने खरीदा था तो 10 लाख का, लेकिन इसमें क्या बोला है, जो 2005 में आपने 90,000 का खरीदा था उसको आपने बेच दिया है 5,000 में। चलो ठीक है, कब बेचा भैया, 2015 में। कौन सा डेट, कुछ भी नहीं बोला, तो 30 जून। आपको पता है कुछ भी डेट दे दे, 30 जून यहाँ पे बोला हुआ है, कंपनी का पॉलिसी है 30 जून मानने का, परचेज सेल डिस्पोजल सब कुछ 30 जून। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2006, 2006 में खरीदा था 2,40,000 रुपये में, उसको बेच दिया 15,000 रुपये में। तो आपको एक परचेज दिया हुआ है, एक स्क्रैप दिया हुआ है और 2 सेल दिया हुआ है, ठीक है ना। कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ये आपको बोल रहा है करंट ईयर का डिप्रिशिएशन निकाल दो, निकालेंगे ऑब्वियसली। In calculating this provision, you should bear in mind that it is the company's policy to show any profit or loss on sale or disposal as a completely separate item in the profit and loss account. कोई नई बात बता रहे हैं क्या? बोलते हैं कंपनी की पॉलिसी है कि कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा मशीनरी को सेल करने में या मशीनरी को डिस्पोज करने में, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डालना पड़ेगा। तो बाकी टाइम कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। इस कंपनी की पॉलिसी क्या कुछ अलग है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स ड्यूरिंग 2015, है ना। 2015 का लेजर बनाने बोल रहे हैं, तो ये ऑलरेडी थोड़ी बना हुआ है ना। क्वेश्चन 15 लिखते हैं कब से टन रहा है ये क्वेश्चन, पता नहीं। मेरे से पहले जो लोग पढ़ाते थे वो लोग क्या अंधे हैं, क्या कराते हैं भगवान जाने। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, ये बनाना है आपको, एट कॉस्ट बनाना है, मतलब आपका एक प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट बनेगा और एक सेल और डिस्पोजल अकाउंट आपको बनाना है। ये थोड़ा नया है, हो सकता है आपने 11 में ना किया हो ये, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ 1 ही साल का इन्फॉर्मेशन है, बस इसका वर्किंग वगैरह आपको अच्छे से समझना है। हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा मशीनरी अकाउंट, या फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेंटेन हो रहा है एट कॉस्ट, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में आपको फोकस रखना है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है इस क्वेश्चन में। मैंने तो अभी बस क्वेश्चन पढ़ा है ना, आगे बहुत कुछ करना बाकी है अपने को। एक प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट आपको बनाना है। प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क दे दिया है कि डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाएंगे तो कैसे सॉल्व होगा वो देखना। तो उसमें खाली आपका मशीनरी अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट बनेगा। और तीसरा आपको बनाना है डिस्पोजल अकाउंट। आपका जो होमवर्क है उसमें आपको डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है ना। डिस्पोजल अकाउंट नहीं होगा तो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, वो आपको मेरे को करके दिखाना है। क्लियर। किसी का ओपनिंग बैलेंस है क्या अपने पास? है, मशीन का है, तो 1/1/2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना वैल्यू है चेक करो, 30 लाख। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 लाख। और कोई बैलेंस है अपने पास? हाँ, प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन का बैलेंस है अपने पास। 1/1/2015 को बाई बैलेंस BD, प्रोविज़न का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, एसेट का वैल्यू को घटाता है ना प्रोविज़न। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कितना दिया हुआ है, 21,35,000। क्लियर है, मैंने दोनों ओपनिंग बैलेंस लिख लिया है। अब देखो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, बोलता है एक नया आपने मशीन ख़रीदा है, तो भाई ख़रीदा हुआ दिखा देते हैं। तो कब ख़रीदा, कुछ डेट नहीं बोला है, तो 30/6 को ख़रीदा। टू बैंक, कितने में ख़रीदा, 15 लाख में ख़रीदा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं एक मशीन या फिर एक प्लांट एंड मशीन जो आपने 2004 में ख़रीदा था,
कितने रुपए में, 1,70,000 में उसे आपने स्क्रैप कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से आप ध्यान देना चालू करो। बताओ वो 1,70,000 रुपये जो बात कर रहा है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है या नहीं है। भैया यहाँ पे ना सारा मशीन का कॉस्ट जुड़ा हुआ है सारा, तो वो 1,70,000 भी जुड़ा होगा। एसेट जब ख़रीदा होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया हमने, जब एसेट वो बिक जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेल रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है तो मैं इसको हटा के डिस्पोजल में भेज दूंगा। जब आपका होमवर्क जो है उसमें आप क्या करोगे, आप डिप्रिशिएशन उठा के यहाँ पे लेके आओगे, आप बोलोगे देखो ये एसेट है, इस पर डिप्रिशिएशन इतना है, इस पर लॉस इतना है, या इस पर प्रॉफिट इतना है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, सीधा जो एसेट बिकेगा उसका पूरा कॉस्ट को, क्योंकि ये कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है, ध्यान देना, उसका पूरा कॉस्ट को आप डिस्पोजल अकाउंट में भेज दो। तो 30/6/15 को बाई डिस्पोजल अकाउंट, कितना का मशीन था वो, 1,70,000 का मशीन था, उसको मैंने भेज दिया डिस्पोजल अकाउंट में। 30/6/15 को टू मशीन, एंट्री देख लो, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन। चाहे तो आप प्लांट एंड मशीनरी लिख सकते हो, जो भी आप अकाउंट का नाम लिखोगे। कितना का, 1,70,000। भैया आपने डेप्रीशिएशन तो देखा ही नहीं, अब देखूंगा ना, क्योंकि डेप्रीशिएशन का अलग अकाउंट है। अब बताओ इस मशीन पे कितना डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है। डेप्रीशिएशन जो चार्ज हुआ है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब जो मशीन बिक जाएगा उसका डिप्रीशिएशन उठा के फेंक दो। जैसे एसेट बिकता है तो हम लोग डेबिट से हटा के उसको क्रेडिट में फेंक देते हैं। वैसे प्रोविजन में क्या होता है, आपका जो होमवर्क है उसमें आप क्या करोगे, यहाँ से उस डिप्रीशिएशन को हटा के फिक्स एसेट में भेजोगे, और फिक्स एसेट में आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन, जहाँ पे मैंने बाई डिस्पोजल लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बोलता है सारा डिस्पोज का काम कहाँ पे होगा, डिस्पोजल अकाउंट में। एक नया अकाउंट बनाए डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है ना। तो बोलता है जो मशीन बिक गया उसका डिप्रीशिएशन यहाँ क्या कर रहा है, हटाओ उसे, ठीक है ना। तो जो मशीन बिका है वो कब का है, 2004 का। 2004 में कितना डिप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है भैया, 3 लाख का अगर मशीन है तो पूरा 3 लाख डिप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है। अगर 1,70,000 का मशीन है तो पूरा 1,70,000 डिप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि 1,70,000 का डिप्रीशिएशन पूरा इंक्लूडेड है ऑलरेडी। यहाँ पे सोच के बताओ, ऑलरेडी यहाँ पे 1,70,000 का डिप्रीशिएशन जुड़ा हुआ है जो स्क्रैप हो रहा है, तो उसे हटाओ। तो 30/6 को हम उसे भेजेंगे डिस्पोजल अकाउंट में। आपका जो होमवर्क रहेगा उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे फिक्स एसेट में भेजोगे, क्योंकि डिस्पोजल बोल के कुछ है नहीं। तो यहाँ से एसेट, यहाँ से कहाँ चला जाता है, फिक्स एसेट अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन जब बनता है, इसका मतलब क्या है कि हर साल आप डिप्रीशिएशन मशीन अकाउंट में चार्ज नहीं करते हो, प्रोविजन में चार्ज करते हो। लेकिन जब वो बिक जाता है, जब वो सेल हो जाता है, तो आप उसे फिक्स एसेट में भेज देते हो, राइट। लेकिन जब डिस्पोजल अकाउंट बनता है तो आपको सारा काम जो है हटाने का, जो एसेट हटाने का, बेचने का जो काम है, सारा आपको डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू करना पड़ेगा। तो मशीन से भी मैंने हटा के डिस्पोजल में भेजा, जितना डिप्रीशिएशन चार्ज हुआ है उसको भी मैं हटा के डिस्पोजल में भेजूँगा। क्लियर। तो 1,70,000 का पूरा डिस्पोजल हो चुका है, डिप्रीशिएशन चार्ज ऑलरेडी इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, क्रॉस एंट्री देख लो इसका क्या आ रहा है, प्रोविजन टू डिस्पोजल। तो डिस्पोजल में क्या आ जाएगा, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन, कितना, 1,70,000। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1,70,000 का मशीन है जो ऑलरेडी डिप्रीशिएट हो चुका है पूरा, इसका बुक वैल्यू कितना है, 0। देखो 0 बुक वैल्यू है 2004 वाला मशीन का। ये 2004 वाला मशीन स्क्रैप हुआ है, इसका आज के दिन वैल्यू कितना है बुक्स में, 0। स्क्रैप हुआ, कोई वैल्यू मिला, 0। स्क्रैप हुआ, बस हटा दिया आपने। कोई पैसा मिला, नहीं मिला, तो कोई पैसा रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बताओ कोई नुकसान हुआ, नहीं भैया। कोई फ़ायदा हुआ, नहीं, बस कंप्लीट। आपने डिप्रीशिएशन हटा दिया, मशीन से हटा दिया, डिस्पोजल में भी कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं आया, क्योंकि जितना का मशीन कितना का था, 0 का, आपने फ्री में फेंक दिया, उसके बाद ख़त्म। क्लियर है। 2005 वाला एंट्री बता दो, 2005 में क्या हुआ भैया। 2005 का एक मशीन आपने ख़रीदा था 90,000 में, उसे आप बेच रहे हो 5,000 में। चलो ठीक है, यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है बताओ भैया, यहाँ पे तो कॉस्ट जुड़ा हुआ है। ये 2005 का मशीन कितना का कॉस्ट का है, 90,000 का। तो 30/6/15 को मैं लिखूँगा बाई डिस्पोजल अकाउंट। 90,000 का कॉस्ट का मशीन बिक रहा है, सेल हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30/6 को टू मशीनरी अकाउंट 90,000। अब आपको क्या देखना है कि उस पर डिप्रीशिएशन कितना है, ठीक है ना।
उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा चलो दिखाता हूँ एक बार। 2005 अभी इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज होगा क्योंकि 10 लाख का मशीन है, 9.5 लाख अभी तक चार्ज हुआ है, कुछ डिप्रिसिएशन चार्ज होना बाकी है यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको होल्ड करवा रहा हूँ, है ना, एक बार के लिए। या फिर बेटर रहेगा एक काम करते हैं, डिप्रिसिएशन निकालते हैं इस साल का, ठीक है ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ, देखो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। अभी तक जो आप लोग कर रहे हो वो तो है ही। अगर आपको डिस्पोजल का नॉलेज है या डिस्पोजल आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, तो आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट डिप्रिसिएशन भी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ ध्यान देना है, फोकस रखना है। देखना 1998 का मशीन, इस पर कोई डिप्रिसिएशन चार्ज होगा क्या इस साल में, ये बताओ भैया। इसका बुक वैल्यू ज़ीरो हो चुका है, आप क्या बोल रहे हो, इस पर कोई डिप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है? 2 लाख का मशीन पे 2 लाख ऑलरेडी डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, तो इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ज़ीरो। बिल्कुल सही। 2004 वाले मशीन में भैया देखो 3 लाख का मशीन है, 3 लाख ऑलरेडी डिप्रिसिएशन चार्ज हो रखा है, तो इस पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ज़ीरो, क्योंकि इसका कोई बुक वैल्यू नहीं है। बुक वैल्यू ज़ीरो है, आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करने की बात कर रहे हो भैया, पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं तो पागल नहीं हूँ। 2005 10 लाख का मशीन है, 9,50,000, अच्छा 50,000 बुक वैल्यू है, चलो ठीक है। कॉस्ट पे चार्ज हो रहा है, डिप्रिसिएशन लगाओ। 2005 का कोई मशीन बिका है क्या? हाँ बिका है, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। 2004 वाला का तो देखो ऐसे भी कोई वैल्यू था नहीं, वो बिक गया, ख़त्म हुआ। 2005 में कोई मशीन सेल हो रहा है, ध्यान देना। तो जो मशीन सेल हो रहा है वो कब मानेंगे हम लोग? 30 जून को, ठीक है ना। तो 10 लाख में से 90,000 का एसेट सेल हो रहा है, बाकी यूज़ हो रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका आ जा रहा है। जो मशीन 10 लाख का है उसमें 90,000 का मशीन तो आप बीच में बेच रहे हो, तो इस पर डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? ये कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट का 10%, लेकिन 6 महीना का। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। मशीन कितना का था? 10 लाख का। तो 10 लाख में 90,000 तो बिक रहा है, बचा कितना? 9,90,000। मैं अभी भी 2005 का क्वेश्चन कर रहा हूँ। 90,000 पे आधा साल का डिप्रिसिएशन लगेगा, और बाकी 9,10,000 पे, क्योंकि 10 लाख का कॉस्ट था ना, बाकी 9,10,000 पे 10% लगेगा पूरा साल का। आप लोग बोलेंगे भैया आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, इतना फोकस क्यों कर रहे हो आप कि ये ध्यान दो। देखो पता चल जाएगा आगे। 90,000 का कितना हो रहा है? 4,500। इसका कितना हो रहा है? 91,000। टोटल कितना हुआ? 95,500। बताओ भैया इसमें क्या दिक्कत है, इतना इजीली निकल रहा है। ये तो हमें पता है जो एसेट बिकेगा उसका आधा साल का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला है 30 जून को बिक रहा है सारा एसेट, और बाकी जो बचा उसका 10% पूरा साल का। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? इस एसेट की वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। ऑलरेडी कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है? 9,50,000। मतलब 2005 वाला मशीन का बुक वैल्यू आज के दिन कितना? ये मैंने क्यों निकलवाया था, ऐसे ही नहीं निकलवाया था। इसका वैल्यू आज के दिन कितना बचा हुआ है बुक्स में? 50,000। बताओ बुक्स में कोई एसेट का वैल्यू है 50,000 और आप उसे चार्ज करना चाह रहे हो डिप्रिसिएशन 95,500। इज़ इट पॉसिबल? नो। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, या आप लॉ में लैंग्वेज सीखोगे, सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम, या फिर लिख लो रेस्ट्रिक्टेड टू। आप लोग बोलोगे भैया लॉ टीचर के भरोसे छोड़ दिया आपने, हमारा तो हालत ख़राब हो गया, हमें पढ़ाया नहीं था लॉ टीचर ने ये वाला। हो सकता है लॉ में नहीं आया हो, तो मैं लॉ टीचर को वैसे नहीं बोल रहा हूँ। रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम बुक वैल्यू कितना होगा? 50,000, ठीक है ना। 50,000 95,500 चार्ज करना, लेकिन 50,000 ही बुक वैल्यू है, तो इससे ज़्यादा तो चार्ज हो ही नहीं सकता, तो ये चार्ज नहीं हो पाएगा। क्लियर है? 2006 में आते हैं। 6 में भी एसेट सेल हो रहा है, तो जो एसेट सेल हो रहा है 2,40,000 का, उस पर मैं लगाऊंगा 10%। ये कॉस्ट दिया हुआ है ना 6 महीना का, तो ये हो रहा है 24,000, 12,000। और 7 लाख में 2,40,000 का बिक रहा है, बचा कितना? 4,60,000 बचा। जो 4,60,000 उसका 10% पूरा साल का 46,000, कितना हो रहा है टोटल? 58,000। बुक वैल्यू है क्या इतना? हाँ 1,05,000 बुक वैल्यू है। मतलब यहाँ पे आप कर सकते हो
इसमें बुक वैल्यू 7 लाख का मशीनरी था, डेप्रीशिएशन 5,95,000 हुआ, मतलब 1,05,000 का बुक वैल्यू अभी भी है इसके अंदर, तो आप चार्ज कर सकते हो 58,000 का। फिर बचा 2013 का। 2013 का कोई सेल नहीं हो रहा है, तो 5 लाख का एसेट पे 10% 50,000। 2014 3 लाख का एसेट पे 10% 30,000। और एक आप गलती कर सकते हो जिसमें मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ, 2015 में भी आपने एक नया मशीन ख़रीदा है 15 लाख का, जो आप गलती कर सकते हो, मिस कर सकते हो, है ना। नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी हम लोग को मानना पड़ेगा कि 30 जून, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, तो हो जाएगा 75,000। टोटल निकालो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है। 50,000, 58,000, 80,000। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 2006 वाला 50,000, 2006 का 58,000, उसके बाद 2013 का, अच्छा 13 का 50,000, 14 का 30,000, उसके बाद 75,000, 2,63,000, सॉरी 2,63,000। ये पूरा साल का डेप्रिसिएशन है, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट भी था, इस पर भी मार्क्स है इनका। देखो अलग से क्वेश्चन था, कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो ये इसके पे अलग से मार्क्स मिलेगा आपको, है ना। देखो इतना झमेला था यहाँ पे, ये किसी को अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो मार्क्स कटेगा उसका। अब ये कहाँ चार्ज हो जाता है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन नॉर्मली तो फिक्स एसेट अकाउंट में चार्ज होता है, लेकिन जब प्रोविज़न बनता है तो प्रोविज़न अकाउंट में चार्ज होता है। तो मैं चार्ज करूँगा 31/12/2015 को बाई डेप्रिसिएशन, है ना। हालांकि आप बोल सकते हो भैया जो एसेट बिक रहा है उसका तो आपको पहले चार्ज करना चाहिए, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो सारा डेप्रिसिएशन को लास्ट में भी कर सकते हो, जो मैंने ये भी करवाया है ना। आप बोलोगे तो ये जो 1/6 को मैंने चार्ज किया ना डेप्रिसिएशन पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था जब मैंने, इसको भी आप लोग ईयर एंड पे चार्ज कर सकते हो। हम लोग कर लेते हैं ताकि प्रॉफिट लॉस अच्छे से निकल जाए आराम से। चाहो तो आप लोग 31 दिसंबर को चार्ज कर सकते हो उसका डेप्रिसिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वर्किंग नोट 1 से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लिया 2,63,000, 2,63,000। क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं कर रहा था पॉइंट नंबर 3। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2005 फॉर 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 5,000। 90,000 में ख़रीदा तो मैंने 90,000 एसेट से हटा दिया और उसको यहाँ लेके आ गया। अब बताओ इस ईयर का भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ? हाँ भैया हुआ। इस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद 2005 का जो एसेट है उसका कोई भी बुक वैल्यू बचेगा क्या? क्या मतलब भैया? पहले इसका 10 लाख वैल्यू था टोटल कॉस्ट, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 9.5 लाख, 50,000 बुक वैल्यू था। इस साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया पूरा 50,000, तो अब 2005 का कोई भी एसेट का बुक वैल्यू बचा है क्या? नहीं बचा हुआ है, तो इसका पूरा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा और आगे कराऊंगा। देखो वर्किंग नोट 2 है ना, ये वर्किंग नोट 2 इग्नोर आप कर सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के समझाने के लिए आपको ये करा रहा हूँ। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर एसेट सोल्ड, लिखो विच वाज परचेज्ड इन 2005 वाला मशीन का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस पे मैं सिर्फ वो वाला एसेट की बात कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर 2005 में उसका कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा? भैया ये क्या बात कर रहे हो आप? सोच के बताओ, 2005 में जब हमने वो मशीन को ख़रीदा होगा उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा? भैया जब भी ख़रीदो जब भी बेचो कंपनी मानती है 30 जून, तो जब ख़रीदा होगा तब भी 6 महीना का चार्ज हुआ होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। डेप्रिसिएशन फॉर 2006 टू 2014, भैया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, भैया हमने ऑलरेडी 9 साल 9 ईयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा बीच में। और 2015 में
ये जानबूझ के मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि मैं क्या करवाया हूँ। 2015 में हमने इस पर कितना चार्ज किया, 90,000 पे 6 महीना का, 6 महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 6 महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ। तो टोटल देखो 6 मंथ्स 9 ईयर, टोटल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, 10 ईयर्स का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो गया। देयरफॉर डिप्रिसिएशन फॉर 10 ईयर्स, मैं टोटल डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, टोटल डिप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सारा डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, ये प्रोविज़न अकाउंट है ना, यहाँ पे टोटल डिप्रिसिएशन देखा जाता है। अच्छा, तो भैया 90,000 का 10% 10 साल के लिए, अच्छा ये तो भैया 90,000 ही आ गया। मैं यही बोलना चाह रहा था, ये यहीं से क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो मशीन आपने यहाँ ख़रीदा था उसका बुक वैल्यू बीच में 50,000 बचा था, करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वो ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि आपने पूरा 50,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है ना। तो आज उसका बुक वैल्यू ज़ीरो है, मतलब उसका पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे हुआ था 9.5 साल का और 6 महीना का चार्ज यहाँ पे हो गया करेंट ईयर में। 9.5 साल का ऑलरेडी हो चुका था और 6 महीना का ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका, ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले डिप्रिसिएशन निकाल के दिखाया आपको। तो 10 साल का पूरा 90,000 डिप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, तो जितना यहाँ पे चार्ज हुआ उसे हटा दो, क्योंकि ये बिक चुका है। तो मैं दिखाऊंगा 30/6 को टू डिस्पोजल अकाउंट, एसेट से भी डिस्पोजल में हटाते हैं, प्रोविज़न से भी डिस्पोजल में हटाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 30/6/15 को बाई डिस्पोजल, बाई प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन। अब ध्यान दो, 90,000 का कॉस्ट था, 90,000 उस पर डिप्रिशिएट हो चुका है, बुक वैल्यू कितना है उसका भैया, ज़ीरो बुक वैल्यू है। कुछ सेल हुआ है क्या ये, हाँ भैया ये सेल हुआ है 5,000 रुपये में, तो 5,000 में सेल हुआ है तो 5,000 का प्रॉफिट है, तो सेल भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है बाय बैंक। अच्छा, मतलब भैया जो मशीनरी अकाउंट में होता था ना, प्रॉफिट लॉस डिप्रिसिएशन, वो सारा यहाँ पे होगा। हाँ बिल्कुल, ज़ीरो वैल्यू का एसेट को आपने 5,000 में बेच दिया तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे लिखो टू प्रॉफिट ऑन सेल 5,000। क्लियर है? हाँ भैया हाँ। अब आते हैं 2006 वाले में, इस पे भी मैं आपको वैसे वर्किंग दिखाना चाहता हूँ। 2,40,000 का मशीन 15,000 में बिका है, तो सबसे पहले 2,40,000 का मशीन बिका है, तो यहाँ से हटाओ, मशीन से कितना हटाएंगे, बाई डिस्पोजल 2,40,000 का मशीन हटाओ भैया, यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ लिखो टू मशीनरी, 2,40,000 का मशीन यहाँ पे आ गया, डिस्पोज करने की जगह में आ गया। अब उस पर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था आज तक जिस दिन वो सेल हो रहा है उस दिन तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होकर यहाँ पे इंक्लूड हो रखा है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एसेट बिक रहा है उसे आप यहाँ से हटा रहे हो, उसका जो डिप्रिसिएशन चार्ज है उसको यहाँ से हटाओगे, तो उस पर डिप्रिसिएशन कितना है वो देखते हैं। चलो वर्किंग नोट 3 में आ जाओ, मैं इसके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट 2 ताकि आपको क्लैरिटी रहे, और यहाँ पे वर्किंग नोट 3, और इस क्वेश्चन में लिख लेना एग्ज़ाम डे, है ना, अगर आपके पास बुक है या कॉपी में कर रहे हो, यहाँ पे लिखना एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे का मतलब है एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको ये क्वेश्चन देख के जाना है, ठीक है ना, नहीं देख के जाओगे गलती करोगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है। वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 में कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर एसेट सोल्ड विच वाज परचेज्ड इन 2006, 2006 में ख़रीदा हुआ एसेट का बात कर रहे हैं, ये बुक में नहीं बनाया हुआ ये सब वर्किंग, ठीक है, ये क्लैरिटी के मैं बना रहा हूँ, क्लैरिटी के लिए। डिप्रिसिएशन फॉर 2006 में कब ख़रीदा होगा उसको भैया, बीच में, इसका कंपनी का पॉलिसी है 30 जून को मानने का, तो 6 मंथ्स। डिप्रिसिएशन फॉर 2007 से लेके 2014 तक, है ना, अभी 2015 चल रहा है, 2006 में आधा साल का हुआ, तो 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 साल का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। डिप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, मतलब 2015 में कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया हमने, देख लो, 2015 में हमने 6 महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, कि कोई भी एसेट बिकता है तो हम लोग क्या मानते हैं कि 30 जून को बिका है, क्लियर, तो हम लोग इस पे 6 महीना का चार्ज किया है। तो अभी तक हमने कितना डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया उस पर, कितना कर लिया, 8 साल 6 महीना, मतलब 9 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो देयरफॉर डिप्रिसिएशन फॉर 9 ईयर्स, डिप्रिसिएशन फॉर 9 ईयर्स, इस पे 10 ईयर्स था। देखो ये तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली भी बोल सकता था,
अगर 2005 वाला 10 साल आ रहा है तो 2006 वाला 9 साल आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसे कैलकुलेशन करके देखो, समझो, ताकि आप आगे गलती ना करो। कितना का एसेट था? 2,40,000 का। 10% डिप्रिसिएशन चार्ज होता है सेम 9 साल तक, तो ये हो जाएगा 24। 2,26,000 आ रहा था क्या इसका? ये 2,16,000 आ रहा था। 1 मिनट, 2,40,000 का 2,16,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है आज तक। ठीक है, यहाँ पे कितना डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है? 2,16,000। तो उसको हटा के हमने डिस्पोजल में भेज दिया, तो यहाँ आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। शॉर्टकट यूज़ मत करना एग्जाम में, मैं पहले बता दिया हूँ मैंने। 2,16,000। अब ध्यान दो, 2,40,000 का मशीन आपने 2,16,000 में बेचा। ओ बेचा नहीं, ये तो डिप्रिशिएशन है। 2,40,000 का मशीन आपका डिप्रिशिएट हो चुका है 2,16,000। आज के दिन इसका वैल्यू कितना है? 24,000। यहीं पे लिख लो चाहे। देयरफॉर WDV एज ऑन 30/6/15, जिस दिन बिक रहा है, कितना वैल्यू है इसका? 2,40,000 में से 2,16,000 चला गया, कितना वैल्यू है इसका आज के दिन? 24,000 रुपया। लेस सेल वैल्यू, सेल कितना में हो रहा है? 15,000। 24,000 का सामान 15,000 में बेच रहे हैं, तो 9,000 का लॉस हो रहा है। तो लिखो बाई बैंक 15,000। अब आप यही समझो ना, एसेट में क्या होता है? 2,40,000 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। मैं एक बार के लिए मान रहा हूँ ये एसेट अकाउंट है ना। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपके पास जो होमवर्क मैंने दिया, आपको जो होमवर्क दिया उसमें क्या करोगे आप लोग? मशीन 2,40,000 का है, उस पर आप लिखोगे यहाँ पे बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 2,16,000। तो 2,40,000 में 2,16,000 का मशीन हट गया। अगर ये मशीन अकाउंट है ना, वहाँ पे डिस्पोजल तो नहीं बनाना ना आपको होमवर्क में। तो आप यहाँ क्या करोगे? मशीन में कितना जुड़ा हुआ है? 2,40,000। तो आप लोग यहाँ लिखोगे बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 2,16,000। तो 2,16,000 हट जाएगा, तो 2,40,000 में से 2,16,000 क्रेडिट हो गया। कितना का मशीन बचा? 24,000 का। फिर आप लिखोगे बाई बैंक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बाई बैंक, तो 15,000 फिर क्रेडिट हो गया, तो 15,000 पैसा आ गया। बताओ कितना का नुकसान हो गया? 9,000 का। तो आप लिखोगे बाई लॉस ऑन, क्या है ये भी सेल ही है क्या? हाँ, बाई लॉस ऑन सेल। ठीक है, वर्किंग नोट चाहे तो लिख दो 3। कितना? 9,000 का लॉस हुआ है बस। और हमेशा याद रखना, डिस्पोजल अकाउंट हमेशा बराबर आएगा, चाहे टोटल करके देख लो। आना ही था ना, 1,70,000 लाया, 1,70,000 क्रेडिट कर दिया। 90,000 लाया, 90,000 क्रेडिट कर दिया। फिर पता चला कि ओहो 5,000 में बिका है, तो वो पूरा प्रॉफिट था। यहाँ पे देखो 2,40,000 को डेबिट किया, क्रेडिट टोटल करके देख लो 2,40,000 ही आएगा। तो डिस्पोजल अकाउंट विल ऑलवेज मैच, विल ऑलवेज बी इक्वल, विल ऑलवेज बी इक्वल, है ना। कभी हमेशा बराबर होगा, क्योंकि क्या करें हम लोग? एसेट लेके आ रहे हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, डिस्पोज करना है ना, तो बैलेंस कहाँ से बचेगा? नाम ही डिस्पोजल है इसका। और कुछ बचा हुआ है बताओ? नहीं, टोटल कर लो। बुक में अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो क्या दिखाई देगा? वो लोग लिखेंगे लॉस ऑफ 4,000। उन्होंने क्या किया? 5,000 प्रॉफिट, 9,000 लॉस को एक बार में 4,000 लॉस लिख दिया। ठीक है, ये जो डिप्रिसिएशन है इन्होंने वहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि मैं बोलता हूँ कि नहीं लिखना चाहिए, है ना। वो लिखना भी नहीं है आपको। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में डायरेक्ट पीएल में थोड़ी जाता है, वो डिप्रिसिएशन में जाता है, फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट से वो पीएल में जाता है। तो इन्होंने गलत किया, उन्होंने डायरेक्ट एंट्री पास कर दिया बाई पीएल। तो मैंने तो काट रखा है, देख लो, है ना। मेरे हिसाब से ये गलत है, डायरेक्ट डिप्रिसिएशन लिखना। और ये भी 4,000 क्या होगा? 9,000 का प्रॉफिट है माइनस 5,000 का लॉस है, इसलिए 4,000 पर लॉस लिखा है इन्होंने। अब कोई देखेगा तो पागल हो जाएगा, बोले क्या है सॉल्यूशन में, कैसे आया भैया वो। ठीक है ना, तो सिस्टमेटिक वे में करो, बुक का सॉल्यूशन गोली मारो, ठीक है ना। तो एसेट टोटल करने 45 लाख का एसेट कॉस्ट है, जितना बिक गया वो हटा दो, जो बचेगा वो हो जाएगा 31/12/2015 को बाई बैलेंस CD। 45 लाख में से 170 चला जाएगा, चला गया, 90 चला गया, 240 चला गया, 40 लाख का एसेट बचा हुआ है, कॉस्ट बचा हुआ है, ये भी कॉस्ट। डिप्रिसिएशन कितना अब ये 40 लाख जो बचा हुआ है, इस पर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है आज तक, वो भी देखना पड़ेगा। तो ये टोटल करो, ये टोटल करो, यहाँ पे आ जाएगा 31/12/15 को टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर ना। चाहे तो यहाँ भी आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, बैलेंसिंग फिगर।
तो यहाँ कितना आ रहा है 21,35,000 प्लस 2,63,000 माइनस 170 माइनस 90,000 माइनस 2,16,000 बचा कितना 19,22,000 ये बचा बैलेंस शीट प्रोविज़न का। और डिस्पोजल तो ऑलरेडी मैच हो चुका है। तो ये अगर एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन आता है तो 12 नंबर का आने का चांस है। अगर आता है तो सेम क्वेश्चन है ना, कम का भी आ सकता है, बड़ा बात नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे इसको एग्ज़ाम डे मैंने लिखवाया क्योंकि गलती यहाँ पे होने का चांसेस है। डिस्पोजल अकाउंट का आपको आदत नहीं है तो मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा भेजूँगा आपको, वहाँ से प्रैक्टिस करना। हालांकि मैंने आज होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ही मैंने वापस होमवर्क दिया है कि डिस्पोजल बिना बना के देखो, बिना डिस्पोजल अकाउंट के ट्राई करो। दूसरा 2 मैंने करवा दिया है, 3 भी मैंने करवा ही दिया है, बस आपको बस फॉर्मेटिंग करना है ना। 3 मैं बोलूँगा आप लोग ट्राई करो प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना के, अगर आप सकोगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल कर लो। और 2 क्वेश्चन बच गया है, हालांकि वे 3 वैसे 3 है। एक तो ये चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, उसके बाद चेंज इन एस्टीमेट का 2 छोटा छोटा क्वेश्चन बचा हुआ है ना। इसमें 15-20 मिनट लगेगा, तो एक काम करते हैं, इसे कर ही लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग पॉज करके काम करना, क्लास पॉज कर लो। अगर ज़्यादा लग रहा है कि एक बार हेवी हो गया तो एक बार पॉज कर लो, ठीक है ना। तो फिर उसे कंटिन्यू कर लेना। वो 20 मिनट और लगेगा या 25 मिनट लगेगा मेरे को वो कंप्लीट कराने में। तो मैं नहीं चाहता थर्ड क्लास ज़बरदस्ती बनाऊँ, इसके लिए ज़रूरत है ही नहीं, जबकि है तो 15 मिनट में चैप्टर 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा सॉरी, ठीक है ना। तो पॉज ले लो, ठीक है ना, मैं भी पॉज लेता हूँ एक्चुअली, ठीक है ना। तो पॉज ले लो, फिर वो क्वेश्चन देखना, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार पॉज कर लो, फिर चाहे अगर एनर्जी है, लग रहा है कि नहीं अभी एनर्जी है तो कर लेना कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आज की क्लास यहीं एंड करता हूँ, ठीक है ना। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जो होमवर्क कर लेना मैंने जो भी बोला है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, या तो ऐसे भी आप लोग पॉज कर रहे थे, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, ठीक है ना, वो मैं करवा दूंगा। जो चेंज इन एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ है और चेंज इन मेथड है, और मैं एक प्रोविजन वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा। हालांकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी होमवर्क करने बोला है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी अगर आपसे हो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अलग से बना के, तो क्या है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 बिना देखे वापस से प्रैक्टिस करना, बिना देखे वापस से। और मैंने होमवर्क आपको दिया ही, आप करोगे ही ऐसे भी, ठीक है ना। तो बिना देखे करना प्लीज़, बुक मत देखना, समझते टाइम एकदम आराम से समझ लो अच्छे से, बिना देखे करना प्लीज़, है ना। और मुझे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना होगा तो मैं थर्ड क्लास में उसके साथ करा दूंगा, ठीक है ना। आज का क्लास फिर यहीं एंड करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।